गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑप्टिक्स की पिछली क्लासेस के अंदर हमने इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस हैं और उसके बाद थिन फिल्म में इंटरफेरेंस को डिस्कस किया था। सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना था कि थिन फिल्म के अंदर जो ट्रांसपेरेंट, जो रिफ्लेक्टेड मीडियम में जिस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, उस कंडीशन में ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था और इसका वाइस वर्सा भी था। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में वेज शेप्ड फिल्म में व्यतिकरण की बात करना चाहते हैं। फनाकार फिल्म में व्यतिकरण क्या होगा। यहाँ हमने एक फिल्म ली है जो कि फनाकार वेज शेप्ड है। आप देखिए इसका ये बेस है, ये इस फिल्म का अपर वाला शेप है जहाँ थीटा एंगल वेरी स्मॉल है। यह पहली कंडीशन है कि थीटा का मान बहुत कम है। अब यहाँ से व्यतिकरण को अंडरस्टूड करने के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और एक रे ली है। आप देखिए यहाँ से एक जब रे ए पॉइंट पे आती है तो ये पार्शली रिफ्लेक्ट होके ए डी जाती है और पार्शली रिफ्लेक्ट होके ए बी जाएगी। बी से वापस रिफ्लेक्ट होके सी की तरफ जाएगी और सी पर वापस इसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा और ये रे आगे जाएगी। इस तरह से ए से डी और सी से ऑनवर्ड जो ये दो रेज जा रही हैं, इनको अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से चेक करें तो ये अपने आप में एक कोरेंट सोर्सेस की तरह वर्क करेंगी और इन दोनों रेज से हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की क्या पोजीशन होगी, इनको डिस्कस करने के लिए आप इस ज्योमेट्री को अंडरस्टूड करने की कोशिश करें। आप यहाँ देखें, यहाँ जो रे आई है ए, जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा जो टूवर्ड डी जा रहा है। यहाँ ए से रिफ्लेक्ट होकर रे बी की तरफ गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सी पे गई और सी से अगेन रिफ्लेक्ट होकर आगे चली गई। यहाँ पर सी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फिल्म की थिकनेस टी है। सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस वर्कआउट करना है उसके लिए। तो अगर हम सबसे पहले इन दो रेज में पाथ डिफरेंस की बात करें तो फंडामेंटली जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा रिफ्रैक्टिव मीडियम के अंदर ए बी प्लस बी सी, क्योंकि हमारी रे जो रिफ्रैक्टिव मीडियम में जा रही है वो है ए बी और बी सी, ए से बी और बी से सी। उस ड्यूरेशन के अंदर एयर के अंदर ए डी डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो हमें माइनस करना होगा। इस तरह से ए से बी और बी से सी रिफ्रैक्टिव मीडियम में है और ए से डी एयर के अंदर है। इस पाथ डिफरेंस को हम निकालेंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब वन बाय वन इन पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ से देखें, साइन आई अपॉन साइन आर, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए डी सी कंसीडर कर रहा हूँ। क्लियरली पहले भी हमने किया, अगर ये एंगल आई है तो ये 90 माइनस आई होगा और ये आई होगा। तो ये ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आई है, तो ए डी सी से साइन आई की वैल्यू वर्कआउट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए डी अपॉन ए सी। साथ में साइन आर के लिए देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर ये एंगल आर है तो उस कंडीशन में ये 90 माइनस आर होगा और ये हमारा एंगल हो जाएगा आर, क्योंकि ये भी अपने आप में परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमारा आर है। तो जब मैं ट्रायंगल ए सी जी को कंसीडर करता हूँ तो ट्रायंगल ए सी जी से साइन आर हो जाएगा ए जी अपॉन ए सी और वी में राइट एन इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए जी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए डी एन टाइम्स ए जी के इक्वल होगा। इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये है कि ए डी को हमने एन मीडियम में निकाल लिया है, तो जब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो इसको रखने में हमें बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने ए डी को इन टर्म्स ऑफ ए जी कर लिया है। ये कैलकुलेशन मैंने सिंपल ट्रायंगल से लिए, यहाँ जितनी भी कैलकुलेशन है वो ज्योमेट्री बेस्ड है, उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके बाद अदर ट्रायंगल्स पे आते हैं। हमने बी से
रे को ए बी जो जा रही है उसको एक्सटेंड किया है, रिमेंबर इसको एक्सटेंड किया है, यार रिफ्रैक्शन की बात नहीं करी है, ये एक्सटेंड करते हुए आगे सी ई को एफ पे कट करती है। अब मेरा कंसिडरेशन इस ट्रायंगल से वर्कआउट करने का है कि भाई ए बी प्लस बी सी एट्सेट्रा अब क्या आने वाले हैं। तो आप देखिए कुछ एंगल्स की बात करते हैं। आप देखिए अगर ये एंगल कैलकुलेट करूं तो ये कितना आएगा। अगर ये एंगल आर है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये जो टोटल एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ध्यान दें, एक्सटीरियर एंगल ए बी ई, एक्सटीरियर एंगल ए बी ई, ये सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स होगा, वो हो जाएगा थीटा प्लस 90 प्लस आर। आप देख सकते हैं ये थीटा, ये 90 और आर, तो थीटा प्लस 90 प्लस आर एंगल होगा ए बी ई। अब ए बी ई में ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल जी बी एम अपने आप में थीटा प्लस आर हो जाएगा। यानी ये जो एंगल है ये थीटा प्लस आर है, क्योंकि ये टोटल हमने निकाला 90 प्लस थीटा प्लस आर, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल रह जाएगा थीटा प्लस आर। ये यहाँ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा प्लस आर होगा। इट्स मीन ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री थीटा प्लस आर हो जाएगा। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल से अगर ये थीटा प्लस आर है, ये थीटा प्लस आर है, तो ये भी कितना होगा थीटा प्लस आर। तो मेरे पास यहाँ पे थीटा प्लस आर आ गया। अब इस एंगल को कंसीडर करता हूँ कि ये एंगल कितना आएगा। अब देखिए इस वाले एंगल पे जाते हैं। इस एंगल की अगर बात करें, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होना चाहिए 180 माइनस ये कंप्लीट एंगल जो भी हमने निकाला था 90 प्लस थीटा प्लस आर। इस तरह से ये वाला जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 माइनस 90 प्लस थीटा प्लस आर। अपने आप में बी ई एफ ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड 180 डिग्री होना चाहिए। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 90 डिग्री है, तो मैं इस एंगल को निकाल सकता हूँ थीटा प्लस आर। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, वापस देख लें। ये एक्सटीरियर एंगल अभी हमने निकाला था वो था 90 प्लस थीटा प्लस आर। इट्स मीन ये एंगल हो गया 180 माइनस 90 प्लस थीटा प्लस आर, ये पूरा ब्रैकेट में। सिमिलरली अगर इस पूरे को देखूं तो इस ट्रायंगल के अंदर ऑल थ्री एंगल्स का ऐड 180 डिग्री होना है, तो ये 90 डिग्री है, यानी इन दोनों का सम 90 होना है। जब इन दोनों का सम 90 होना है तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वर्कआउट कर लूंगा, ये थीटा प्लस आर है। अब यहाँ से आप ट्रायंगल कंसीडर करके देखिए, मेरे पास एक ट्रायंगल आ रहा है सी बी ई और एक ट्रायंगल आ रहा है बी ई एफ। आप यहाँ से देखें ये थीटा प्लस आर है और ये भी थीटा प्लस आर है, ये परपेंडिकुलर है। थर्ड साइड यहाँ से अगर हम देख लें कॉमन साइड है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी है, या हम ये कह सकते हैं ये ओवरऑल ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं आइसोस्केलस है, समद्विबाहु हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी एफ और बी सी का मान इक्वल होगा। इस बेसिस पे जब हम पार्ट डिफरेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। बी सी की जगह हो गया बी एफ माइनस ए डी की जगह मैं लिख सकता हूँ एन टाइम्स ए जी। यहाँ से देखें ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ इटसेल्फ ए बी प्लस बी एफ। इसको देखें ये अपने आप में आ रहा है ए बी और बी एफ की जगह, सॉरी बी सी की जगह मैंने लिख दिया बी एफ, तो ये हो गया ए एफ माइनस ए जी। यानी
AF माइनस AG, तो बाकी डिस्टेंस रह गया GF. इट्स मीन जो मेरा पाथ डिफरेंस है वो है n टाइम्स GF. पाथ डिफरेंस है n टाइम्स GF. अब GF को हम अगेन इस ट्रायंगल से कंसीडर कर लें, ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस T है और ये डिस्टेंस भी T है, तो मैं इसका वर्कआउट करके cos थीटा निकाल सकता हूँ. तो मेरे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स ये 2T, क्योंकि ये डिस्टेंस T और ये T, तो ये डिस्टेंस हो गया 2T. 2T cos ऑफ थीटा प्लस R. इसका मतलब जो मेरा पाथ डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2NT cos थीटा प्लस R. मीन्स वेस्ट शिफ्ट में अगर किसी जगह थिकनेस T है तो उस जगह जो रिफ्लेक्टेड मीडियम की रेज है उनमें पाथ डिफरेंस आएगा 2 टाइम्स NT cos थीटा प्लस R. यहाँ थीटा वेस्ट शिफ्ट फिल्म की का वेजनेस है या उसका एंगल है, R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. नॉर्मली जब हम परपेंडिकुलर इंसिडेंस लेते हैं तो I और R दोनों को ऑलमोस्ट जीरो ले लेते हैं. लेकिन अभी तक जो मैंने डेरिवेशन का पार्ट किया उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैंने यहाँ सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में लिया है. हमारा पाथ डिफरेंस क्या होगा रिफ्लेक्टेड मीडियम के लिए, वो होगा AB प्लस BC इन N मीडियम माइनस AD इन एयर मीडियम. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इन दो ट्रायंगल को कंसीडर किया, ADC और AGC. यहाँ से साइन I की वैल्यू लिखी और यहाँ से साइन R की वैल्यू लिखी, तो AD इन टर्म्स ऑफ AG आ गया NAG. सेकेंडली मैंने यहाँ पर इस एंगल क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव है, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन आ जाते हैं, तो यहाँ से मैंने एक्सटीरियर एंगल से इसके x की वैल्यू निकाली, डेट इज थीटा प्लस R. अब ये थीटा प्लस R है तो उससे मैंने ये वैल्यू निकाली, ये एंगल निकाला और फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट और या इस पूरे ट्रायंगल को आइसोस्केलेस बताया, तो मेरे पास आ गया BC इज इक्वल टू BF. ये वैल्यू रखने से मेरे पाथ डिफरेंस फाइनली N टाइम्स GF आ गया. अब मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया GCF. इस ट्रायंगल GCF में ये 90 डिग्री है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ये इसका बेस है, तो मेरे पास पाथ डिफरेंस आ गया 2NT cos थीटा प्लस R. इनमें ये हमारे वेस्ट शिफ्ट फिल्म का पाथ डिफरेंस है. अब इस पाथ डिफरेंस से हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखें तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड मीडियम के अंदर जो पाथ डिफरेंस होता है 2NT cos R प्लस थीटा, इसमें λ/2 एडिशनल इंट्रोड्यूस होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाएगी 2NT cos R प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 λ/2. यहाँ हम केवल रिफ्लेक्टेड मीडियम की बात कर रहे हैं, तो जब रिफ्लेक्टेड मीडियम में 2NT cos R प्लस थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 λ/2 होगा, तो ये कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण की. और इसी तरह से 2NT cos R प्लस थीटा जब 2n माइनस 1 λ/2 के इक्वल होगा तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इससे मेरे पास कंडीशन आ जाएगी 2NT cos R प्लस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये हमने एक वेस्ट शिफ्ट फिल्म के लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाली है. मेनली हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है, अदरवाइज दोनों में सिमेट्री है. अगर आप वेस्ट शिफ्ट फिल्म की जगह बात करें, अगर यहाँ थीटा को 0 रखेंगे तो ये एक थिन फिल्म के लिए फॉर्मूला आ जाएगा. ऑलरेडी हमने पिछले टर्न पे डिड्यूस किया था, तो अगर थीटा 0 होगा तो ये कंडीशन थिन फिल्म के लिए आ जाएगी. और यहाँ थीटा नॉन जीरो यानी ये वेस्ट शिफ्ट फिल्म है. नाउ यहाँ पर हम इन जनरल ये मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस R को हम 0 कंसीडर कर लेंगे. तो उस कंडीशन में हमारी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2NT cos थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 λ/2 फॉर परपेंडिकुलर इंसिडेंट्स.
और इसी तरह से 2nt cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेल शेप्ड फिल्म में जो फ्रिंजेस बनेगी उनकी क्या विड्थ होगी, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। वेल शेप्ड फिल्म में फ्रिंजेस कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए, मैंने यहाँ पर दो फिल्म की पोजीशन लेता हूँ, जरा चेक फिगर देखें। मान लीजिए कि वेल शेप्ड फिल्म है, यहाँ कहीं पे जहाँ थिकनेस Tn है और यहाँ थिकनेस Tn+1 है, यहाँ पर nth फ्रिंज बन रही है और यहाँ n+1 फ्रिंज बन रही है। सिंप्लिसिटी के लिए हम डार्क फ्रिंजेस ले रहे हैं, ये n+1 फ्रिंज है और ये nth फ्रिंज है, तो इसकी विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं हम। देखिए, फनाकार आकृति की फिल्म से व्यतिकरण के लिए हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि सेंटर से xn डिस्टेंस पे जहाँ थिकनेस Tn है वहाँ पे nth डार्क फ्रिंज बन रही है और सेंटर से xn+1 डिस्टेंस पे एक n+1th डार्क फ्रिंज बन रही है जिसकी थिकनेस Tn+1 है। तो जो फ्रिंज विड्थ होगी वो होगी हमारी, अगर बेसिकली फ्रिंज विड्थ की बात करें तो ये फ्रिंज विड्थ होगी n+1 माइनस xn, ये हमारी फ्रिंज विड्थ है। अब इस फ्रिंज विड्थ के लिए हम यहाँ पर दो चीज़ कंसीडर करते हैं। सबसे पहले nth डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन है वो है 2n Tn cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। साइमल्टेनियसली n+1th फ्रिंज के लिए हो जाएगा 2n+1 Tn+1 cos थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा। मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन नंबर वापस से 1, इसको 2 और इसको 3 देता हूँ, तो इक्वेशन 3 से 2 को मैं माइनस करता हूँ, तो इक्वेशन 3 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा। ये हमारे पास एक तरह से टी कंडीशन आ गई कि n और n+1 में फ्रिंज के लिए Tn+1 माइनस Tn cos थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा। हमें फ्रिंज विड्थ की टर्म में लाना है, तो ज़रा यहाँ से कंसीडर करते हैं। यहाँ से मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर ये सेंटर है, ये A है, ये A' है, से ये B है और ये B' है, तो ट्रायंगल OAB में अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखता हूँ तो tan थीटा आएगा Tn/xn, इसका मतलब Tn की वैल्यू आएगी xn tan थीटा। सिमिलरली ट्रायंगल OA'/B' में देखें तो मेरे पास आ जाएगा Tn+1 इज इक्वल टू xn+1 tan थीटा। इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास आएगा Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू xn+1 माइनस xn tan थीटा। रिमेंबर xn+1 माइनस xn बीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा बीटा tan थीटा। इसको समीकरण 5 दे रहा हूँ और 5 से इसकी वैल्यू 4 में रखेंगे। जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, यह आ जाएगा बीटा tan थीटा cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी यहाँ पे 2 भी चलेगा तो ये 2 टाइम्स चलेगा। अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लें तो बीटा आ जाएगा 2 थीटा। इस तरह से यहाँ हमारे पास फ्रिंज विड्थ आती है, जो फ्रिंज विड्थ है λ/2 sin थीटा या λ/2 थीटा। क्लियरली ये nth पे डिपेंड नहीं करती है, यानी चाहे वेल शेप्ड फिल्म हो, फिल्म जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ सेम होगी। फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, यानी जितनी भी फ्रिंजेस बनेगी वो इक्वल शेप की होगी।
ये हमारा वेज शिफ्ट फिल्म का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।